आज हम लोग आर्टिकल 41 की चर्चा करने जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस लाइन का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जो स्टेट को डायरेक्शन देते हैं हाउ टू मेक पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पब्लिक वेलफेयर स्टेट। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, संविधान के भाग 4 का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लेकिन एक सोशल वेलफेयर स्टेट की स्थापना कैसे हो पाएगी, हाउ टू क्रिएट अ सोशल वेलफेयर स्टेट। तो उसके लिए दीज आर सम डायरेक्शंस फॉर द स्टेट टू द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट एंड दीज पॉलिसीज आर इंक्लूडिंग अंडर आर्टिकल 36 to 51 पार्ट नंबर 4। कुछ हम लोग पीछे इसमें पढ़ चुके हैं और कुछ आज पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 41 में क्या डायरेक्शंस हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसी करी जाए, राज्य को बेहतर कैसे बनाया जाए, समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए, गांधी जी के सपनों को कैसे साकार किया जाए, इसके लिए आज बारी है आर्टिकल 41 की। 41 में लिखा हुआ है द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड या टू सिक्योर या टू मेक लॉज। किस बारे में? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू रिसीव फ्री पब्लिक एड या फ्री पब्लिक असिस्टेंस। हिंदी में इसको इस तरीके से कहा जाएगा कि राज्य का यह दायित्व होना चाहिए कि वो ऐसी नीतियों का निर्माण करे या ऐसी नीतियों का निर्धारण करे जो जनता को काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करा सकें। यह हो गई इसकी लैंग्वेज। लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में देखो तो 3 बातें करी गई हैं। पहली बात, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। तो पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या होनी चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे जनता को काम करने का अधिकार मिले। अब ये काम करने के अधिकार का मतलब क्या है? आम बोलचाल की भाषा में राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अधिकार। अच्छा, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आप मेहनत करें या ना करें, आप स्कूल ना जाइए, आप कंपटीशन की तैयारी ना करिए, लेकिन फिर भी आपको राइट टू वर्क मिलेगा। ये जिम्मेदारी है सरकार की। तो क्या ये आर्टिकल लागू है? जी हां, ये भी लागू है। और इसी बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिसी बना रखी है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये जो मनरेगा नाम की पॉलिसी है जिसमें आपको कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है, ये गारंटी योजना है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें रोजगार की गारंटी क्यों दी सरकार ने? वोट लेने के लिए दी या कोई पॉलिटिक्स करने के लिए दी? नहीं, ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार को देना है। और इससे बेहतर पॉलिसी आज तक कभी आई नहीं। ये पॉलिसी जब आई थी तो इसकी प्रशंसा उस जमाने में ऑपोजिशन ने भी करी थी, जो विपक्षी पार्टियां हैं तब भी इसकी प्रशंसा हुई थी। और आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच पॉलिसी इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन इंडिया और द वर्ल्ड। दोनों का ही आंसर क्या होगा? मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में बदल के मनरेगा किया गया। इसकी कहानी थोड़ा सा आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इकोनॉमी के लेक्चर में मैं पढ़ा भी चुका हूं। ठीक, दूसरी बात यहां पर क्या बताई गई है? राइट टू वर्क के बाद टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। लोगों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार आप कई जगहों पर देख चुके हैं। आपने 21 सब क्लॉज में देखा, आपने 45 में, अभी आगे पढ़ेंगे आप 51K में आप पढ़ेंगे, और यहां पर भी है। तो उसको हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस पीछे कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो यहां पर बताया गया वो है राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अब ये लोक सहायताएं होती क्या हैं? तो कल्पना करिए कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई करना चाहता है, हायर स्टडीज करना चाहता है, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं है। तो यहां पे द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड हिम सम स्कॉलरशिप्स और द फाइनेंशियल एड। तो उस बच्चे को सरकार कुछ भत्ते उपलब्ध करवाएगी, कुछ स्कॉलरशिप्स उपलब्ध करवाएगी, जिससे वो बच्चा उच्च शिक्षा ले सके। कोई गरीब लड़की है जिसकी शादी होनी है, उसके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विवाह के लिए अनुदान प्रोवाइड कराएगी,
फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द गर्ल मैरिज, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, मान लीजिए सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में फिक्स नंबर्स है ना कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मान लीजिए सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, तब क्या करेगी? तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। तो ये बेरोजगारी भत्ता जैसी चीजें भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, ये कोई अपने मन से नहीं देता है। इसी तरीके से अगर आप कभी गंभीर अवस्था में बीमार पड़ गए और आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो सरकार आपका इलाज भी करवाएगी। अब यहां पे जब मैं आपको बार बार सरकार बोल रहा हूं, बार बार मैं आपको स्टेट बोल रहा हूं, तो स्टेट की डेफिनेशन तो सबको क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 12। तो अगर ऐसी कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए तो आपको अपने शहर के, अपने गांव के, या जिस भी जिले में आप रहते हैं वहां की तहसील में जाना चाहिए, तहसीलदार से संपर्क करना चाहिए, या अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क करना चाहिए, या छोटे स्तर पे अपने पार्षद से भी आप संपर्क कर सकते हैं इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। तो आर्टिकल नंबर 41 सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये थी 41 की कहानी। अब चलते हैं हम लोग 42 में। अब 42 एक बड़ा अच्छा आर्टिकल्स है, और आजकल हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो 42 भी जेंडर इक्वालिटी से ही रिलेटेड है। इसके अंदर बताया गया है ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड ऑफ मैटरनिटी रिलीफ। कार्य कराने की स्थितियां मानवीय होंगी एवं महिलाओं को प्रसूता की स्थिति में अवकाश दिया जाएगा। फिर से दो बातें यहां पर आ गई हैं। पहली बात, ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल्पना करिए आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप किसी गन फैक्ट्री में काम करते हैं, या आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। अब वहां पे आप हैंड ग्रेनेड बना रहे हैं, तो जब आप हैंड ग्रेनेड बना रहे होंगे तो वो फट भी तो सकता है। आप कोई बुलेट बनाने का काम अगर करते हैं, या सरकारी कंपनी में आप कोई वेपन बनाने का काम करते हैं, तो ब्लास्ट भी तो हो सकता है। तो क्या ये ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हुई? नहीं हुई ना। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार आपसे कोई खतरनाक कार्य करा रही है तो आपको उचित सुरक्षा भी उपलब्ध करवाए, और यद्यपि उस सुरक्षा के बाद भी आपके जीवन पे संकट है तो फिर कंपनसेशन की व्यवस्था करके रखे। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हमारे जवान, आपने देखा होगा ग्लेशियर्स के ऊपर भी पोस्टेड रहते हैं। हो सकता है आपके माता पिता भी अगर सेना में हैं या रहे हों तो वो भी ग्लेशियर पे कभी ना कभी पोस्टेड रहे होंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारा कोई सैनिक ग्लेशियर के ऊपर पोस्टिंग पे जाता है तो उसकी सैलरी अचानक से बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रिस्क अलाउंस। अब ये रिस्क अलाउंस कब मिलता है? जब भी आप किसी ऐसी जगह पर तबादला आपका होगा, पोस्टिंग आपकी होगी जहां पे आपका जीवन खतरे में हो, जहां पे आपकी जान का रिस्क हो, तो सरकार उस रिस्क की कुछ ना कुछ वैल्यू निकालती है, और वो वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड करके आपको दी जाती है। दिस इज कॉल्ड रिस्क अलाउंस। अगर आज आप सेना में भर्ती हुए एज ए जवान, एज ए सैनिक, तो पहले साल आपकी सैलरी होगी करीब 21,000 रुपए। लेकिन अगर उसी पहले साल आप ग्लेशियर चले गए पोस्टिंग पे, तो वहां पे आपकी सैलरी आज के हिसाब से करीब करीब 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर आर्मी में, डिफेंस सर्विसेज में सबसे ज्यादा जो रिस्क अलाउंस है वो ग्लेशियर के ऊपर है। तो ये आपने क्या इसी आर्टिकल से निकली हुई चीज है कि ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, कार्य कराने की स्थितियां मानवीय होंगी, और अगर मानवीय स्थितियां नहीं है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी। उदाहरण के तौर पे गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अगर आप फायर ब्रिगेड में काम करते हैं तो जब आप आग बुझाने जाएंगे तो आपको कोई फायर प्रोटेक्टिव सूट मिलेगा ना। सैनिक ग्लेशियर में पोस्टिंग पे होगा तो उसको वहां के हिसाब से जूते, वहां के हिसाब से गाड़ियां, और वहां के हिसाब से डाइट उसको दी जाएगी। इसी हिसाब से अगर कोई फॉरेस्ट में कोई व्यक्ति काम करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो सरकार उसको बंदूक देती है कि अगर कभी कोई जंगली जानवर आ जाए तो भैया अपनी जान बचाने के लिए उसको गोली मार देना। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। सबको क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट इसी आर्टिकल में यानी कि 42 में लिखा हुआ है मैटरनिटी रिलीफ। हिंदी में इसका मतलब है प्रसूता अवकाश। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होगी तो उसको छुट्टी दी जाएगी, सैलरी नहीं कटेगी,
पूरी सैलरी 31 तारीख रात 12 बजे खाते में क्रेडिट। इसके लिए जो कानून सरकार ने बनाया है उसका नाम है मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट एक्ट, और 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ और अब इस कानून का नाम हो गया है मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2019। और अब इस कानून के मुताबिक लड़कियों को मैटरनिटी रिलीफ के नाम पर कितने सप्ताह की छुट्टी? 26 सप्ताह की छुट्टी, यानी कि 6 महीने, 24 सप्ताह माफ कीजिएगा, 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। पहले ये 5.5 महीने की हुआ करती थी, अब इसमें 15 दिन 2 हफ्ते ऐड कर दिए गए। अब ये 6 महीने की छुट्टी का मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि कोई लड़की है जो जॉब करती है, सरकारी कर्मचारी है, अब जॉब के दौरान वो प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेगनेंसी में 1 महीना 2 महीना या कभी कभी 3 महीना तक आपको पता ही नहीं चलने वाला है। उसके बाद जब आपको पता चलेगा फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए जरूर बोलेगा, लेकिन साथ में यह भी बोलेगा काम करते रहो, काम ना करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। तो फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, काम करते रहने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, इसके लिए बहुत सारी लड़कियां जो ऑफिस जाती हैं। आपने देखा होगा बैंक वगैरह के अंदर या सरकारी दफ्तरों के अंदर गर्भवती महिलाएं काम करती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जैसे घर में काम करती हैं वैसे बाहर भी काम करेंगी। 8वें महीने में या कभी कभी तो लड़कियां 9वें महीने तक भी काम करती हैं और अपने डिलीवरी डेट के करीब 1 सप्ताह पहले छुट्टी पे जाती हैं। अब छुट्टी कितने दिन की हो गई? सीधा 6 महीना। तो जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, हंसने लगेगा, दूसरे की गोद में जाके खेलने लगेगा, तब आपको दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी है। और यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि सैलरी 1 रुपए भी नहीं कटेगी, पूरी सैलरी 1 तारीख को आपके खाते में। साथ ही अगर आपको लड़की हो गई तो फिर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, तो सरकार उसके नाम कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देगी। या अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो हो सकता है बेटी की पूरी एजुकेशन फ्री हो जाए। राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो हो सकता है कुछ आपको चेक मिल जाए, कुछ 1,50,000 रुपए की तोहफे के रूप में, चलो ये बेटी के लिए। दिस इज कॉल्ड मैटरनिटी रिलीफ। तो कानून है, ये आर्टिकल भी लागू है। आगे बात समझ में सबको? अच्छा, एक सवाल और उठता है, ये मैटरनिटी रिलीफ आप अपनी पूरी सेवा के दौरान कितने बार ले सकते हैं? बच्चे पैदा करते रहो, मान लो किसी के 14-15 बच्चे हैं, सर्विस ऐसी निकल गई उसकी। सर्विस कितने साल से कर रहे हो? 21 साल से। गए कितने दिन? 7 साल, बाकी प्रेग्नेंट रहे। ऐसा भी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है भैया, इसका ऐसा भी नाजायज फायदा ना उठाओ। 2 बार सरकार का नारा है, हम 2 हमारे 2। तो आप अपनी सेवा के दौरान 2 बार ये मैटरनिटी रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई तिबारा प्रेग्नेंट हो गया तो सरकार उसको भगा तो नहीं देगी, या ये थोड़ा ना कह देगी कि तो अब तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं या एबॉर्शन करवा लो, ये तो नहीं हो जाएगा। छुट्टी तब भी मिलेगी, छुट्टी उसको तब भी मिलेगी, लेकिन तभी छुट्टी पेड होगी। पेड का मतलब सैलरी कटेगी, हमने नहीं कहा था ये करो बार बार। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकतर 2 बच्चे, तीसरा नहीं। और 1 करो तो बहुत अच्छा है। अगर 1 बच्चा आपको है और आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि किंग साइज लाइफ है आपकी। अगर 2 बच्चे हैं आपके और आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप अपना जीवन आराम से काट सकते हैं, आराम से। और अगर 3 बच्चे हैं तो फिर एक आम आदमी में और एक सरकारी नौकरी वाले में कोई अंतर नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि फिर एक तो बेनिफिट्स मिलना कम हो जाते हैं और दूसरी चीज 3 बच्चों का बर्डन आज के समय में बहुत बड़ा बर्डन है। आगे की कहानी यह है कि हम पुरुषों का क्या हो। लड़की प्रेग्नेंट है, छुट्टी मिल गई, अस्पताल कौन ले जाएगा? उसका पति। जब उसको लेबर पेन हो रहा होगा उसके पास कौन रहेगा? उसका पति। वो उसी को याद करेगी। जिस बच्चे को पैदा कर रही है तो बच्चे के बाप को ही तो याद करेगी, उसका पति उसके पास रहेगा। डिलीवरी के बाद सेवा कौन करेगा? उसका पति। दवाइयों से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, अपनी पत्नी का ध्यान रखने तक सब पति तो करेगा, उसको कोई छुट्टी नहीं। तो इसलिए हमारे देश में एक आंदोलन होगा भविष्य में जिसमें यह मांग उठाई जाएगी कि फ्रैटर्निटी रिलीफ नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। इसको कहते हैं पितृत्व अवकाश। दुनिया के कई सारे देशों में है, लेकिन हम पुरुषों की कोई सुनता ही नहीं है।
अरे ठीक है महिलाएं महान है, कहा तो महान है, हमसे कंपेयर मत करो अपने आप को। हमसे कंपेयर करने का मतलब है कि आप अपना लेवल नीचे गिराओगी, लेकिन हमें इंसान तो समझो, वो भी नहीं कोई समझता। विराट कोहली ने पितृत्व अवकाश लिया, उनको बेटी हुई, उसमें ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन मेरी पत्नी का ऑपरेशन होगा मैं उसके 2 दिन पहले सीरीज बीच में ही छोड़ के आ जाऊंगा। और बीसीसीआई ने छुट्टी सैंक्शन करी, क्योंकि किसी में दम नहीं है कि विराट कोहली की छुट्टी रोक दे। और आए, एक ही टेस्ट मैच खेली इंडिया, वो भी हारी ऑस्ट्रेलिया में, हार के आए। वो बात अलग है कि वो रणबांकुरों ने बाद में जिताई पूरी सीरीज और इतिहास रचा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसी सीरीज में आपको एक लड़का याद होगा, मोहम्मद शमी, उसके डैडी ऑटो ड्राइवर है और उनकी डेथ हो गई, उसको छुट्टी नहीं मिली और उसने सीरीज खेली और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मैन ऑफ द सीरीज था शायद, या मैन ऑफ द मैच था। और जब वो लड़का इंडिया आया तो वो एयरपोर्ट से अपने घर नहीं गया, सीधा अपने अब्बा की मजार गया। उसको क्यों नहीं मिली छुट्टी? क्योंकि वो मोहम्मद शमी है ना, नया प्लेयर है, गेंदबाज है, हैंडसम नहीं है, सर पे बाल भी कम है। लेकिन विराट कोहली को छुट्टी क्यों मिल गई? क्योंकि सेलिब्रिटी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और विराट कोहली की योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं। मोहम्मद सिराज, शमी गलत मैंने नाम बोल दिया, मोहम्मद सिराज, सिराज को छुट्टी नहीं मिली। तो यहां पे ये डुअल जो पैरामीटर्स हैं इनको भी थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। हालांकि कुछ स्टेट्स हमारे देश में ऐसे हैं अब जो फैटर्निटी रिलीफ के ऊपर विचार कर रहे हैं, छुट्टी मिलती है लेकिन पेड। तो मेरा पॉइंट ये है आप लोगों को लेकर के कि अगर फ्रैटर्निटी रिलीफ सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि इसके लिए भी कहीं ना कहीं बजट चाहिए होगा ना, तो बिना फ्रैटर्निटी रिलीफ के मैटरनिटी रिलीफ का कोई मतलब नहीं है। आप 15 दिन की दे दो छुट्टी, लड़की को 6 महीने की दे रहे हो, लड़के को 15 दिन की दे दो छुट्टी कि अपने बीवी का ध्यान रख ले और उस पर भी पैसे काट लो, लेकिन दो तो ये कुछ परेशानियां हैं इस देश के अंदर। तो ये फ्रैटर्निटी रिलीफ वाली चीज मैं आपके कान में डाल दे रहा हूं बस इसीलिए ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। मुख्य परीक्षा में अगर कभी लिखने के लिए आता है पितृत्व अवकाश के बारे में तो आप ये सारे पॉइंट्स वहां पे रेज कर सकें। आगे बात समझ में अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 43 की तरफ। ये जो 43 है इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी है और इस अमेंडमेंट को हम लोग 43 सब क्लॉज ए भी कहते हैं। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं, 43 एंड 43 सब क्लॉज ए। (43) में आप लोग लिखेंगे लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स। (43) में आप लोग लिखेंगे लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, मजदूरों के भत्ते निर्धारित होंगे। अब यहां पे मजदूरों का मतलब अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, भत्ते निर्धारित होने से क्या तात्पर्य है? तो आप कल्पना करिए कि आप एक सरकारी सेवा में हैं और पहले साल आपकी कुछ ना कुछ सैलरी आती है। अगर आप ग्रुप सी के अंदर हैं तो 21,000 रुपए 22,000 रुपए आपकी सैलरी पहले साल होगी। जिसके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उसके लिए सैलरी बहुत है। जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं या अपना कुछ बिजनेस करते हैं या एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए ये अमाउंट कुछ नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा नौकरी पे गया और पहले साल उसको ये तनख्वाह मिली, रहने वाला यहां इस शहर का है लेकिन उसका ट्रांसफर चेन्नई है या उसका ट्रांसफर असम है, पहली पोस्टिंग। अब ये बताइए कि क्या इस पैसे में वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हालांकि सरकार उसको छुट्टी भी देगी, घर आने की मोहलत भी देगी, लेकिन आधे पैसे तो उसके उसी में खर्च हो जाएंगे। और अगर कभी साल में 1-2 बार इमरजेंसी में घर आना पड़ गया, किसी की शादी पड़ गई खास की या किसी की मृत्यु हो गई, तो फिर आप इमरजेंसी में आते हैं, फ्लाइट से आए, इमरजेंसी टिकट लिया, वो और महंगा मिलेगा। तो वो सैलरी सरवाइव नहीं करा सकती किसी की लाइफ को।
और अगर वो परिवार वाला है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हम एक सोशल वेलफेयर स्कीम लेके आए आपके लिए, जिसका नाम है लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स। मजदूरों के भत्ते निर्धारित होंगे, जिसका मतलब है कि कोई भी कर्मचारी कम से कम टीए और डीए तो उसको मिलेगा, डीए अलाउंसेस तो उसको जरूर मिलेंगे। डीए का मतलब है डेली अलाउंसेस, टीए का मतलब है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। वो जितना भी ट्रैवल करेगा उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से सरकार उसको पैसे देगी। और डेली अलाउंसेस का मतलब है कि आपके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उसके लिए भी सरकार आपको पैसे देगी। तो अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 350 रुपए डीए है इस समय ग्रुप सी का, और ट्रेवलिंग अलाउंस को 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो अगर आप केवल डीए जोड़ लेंगे तो ये 11,500 रुपए हो जाता है, और 21,000 रुपए सैलरी, तो करीब आपका 32-33,000 रुपए सैलरी फर्स्ट ईयर की हो जाती है। तो क्या ये सर्वाइविंग है? ठीक ठाक है, अच्छा है। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं ना। और फिर ट्रेवलिंग अलाउंस अलग से, इसके बाद अन्य तरीके के भी भत्ते हैं, तो वो सब जोड़ जाड़ के आपकी सैलरी ज्यादा हो जाती है, लेकिन बेसिक पे बहुत कम होती है। तो वो जो भत्ते आपको मिलते हैं वो 43 के थ्रू मिलते हैं। आगे बात समझ में। अगर आप डिफेंस सर्विसेज में हैं तो ये भत्ते और बढ़ जाते हैं, इसलिए डिफेंस में सैलरीज और ज्यादा होती हैं और अच्छी होती हैं, क्योंकि वहां पे शेविंग अलाउंस से लेकर के और कटिंग अलाउंस तक फिर सब कुछ मिलता है। जूता साफ करने का भी पैसा, वर्दी धोने का भी पैसा, सब कुछ मिलता है। बच्चे को पढ़ाने का पैसा, खाना खाने का पैसा, सब कुछ मिलता है। तो ये भी 43 से ही निकली हुई एक चीज है। क्लियर। फिर आगे चल के इसमें एक अमेंडमेंट आता है, और वो अमेंडमेंट तब आता है जब हमारे देश में ईपीएफओ एक्ट आया। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आपने फाइनेंस या अगर आपने कुछ मार्केटिंग वगैरह पढ़ा है तो आप ईपीएफओ एक्ट के बारे में जानते होंगे। ईपीएफओ एक्ट जब हमारे देश में आता है, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नाम की चीज जब हमारे देश में आती है, तो फिर उस दौरान इसमें अमेंडमेंट होता है और एक सब क्लॉज आता है 43 सब क्लॉज ए, जिसमें कहा गया मजदूरों की प्रबंधन में भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ये बात इसमें करी गई है। अब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अगर इसको सरल भाषा में समझें तो ये भी रिस्क से ही रिलेटेड चीज है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो सरकारी कंपनी है, तो उस कंपनी का दायित्व होना चाहिए कि वो मजदूरों को अपना समझे, एक बात। और दूसरी बात ये कि मजदूरों का भी दायित्व होना चाहिए कि वो कंपनी को अपना समझें। तो अगर दोनों चीजों को हम लोग कंपेयर करें तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप मन लगा के काम करें और उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाए तो आपका काम करने में भी मन लगेगा और कंपनी के जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो भी बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आजकल प्राइवेट जॉब के अंदर आप लोग देखते हैं इंसेंटिव कल्चर आ गया है, तो लोगों को सैलरी से कोई मतलब ही नहीं है, लोग इंसेंटिव के पीछे भागते हैं। तो यही बात 43A में बताई गई है। इसके अंतर्गत ईपीएफओ की स्थापना करी गई, और जब आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका वहां पे ईपीएफ अकाउंट खुलता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपकी सैलरी का, अब मुझे ठीक ठाक आइडिया नहीं, लेकिन शायद 12% कटता है, आप मैक्सिमम 12% कटवा सकते हैं। फिर ये ईपीएफ आपका कलेक्ट होता रहता है और उसमें इस समय 7.9 कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप रिटायर होते हैं तो यही ढेर सारा पैसा आपको मिल जाता है। तो ये भी यहीं से निकली हुई चीज है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जिस तरीके से ईपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, उसी तरीके से प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आप चाहें तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप वहां पे जाकर के पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्रोसेस सेम होता है, बस सरकार उसमें कुछ पैसा नहीं डालती है, उसमें आपका अपना पैसा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। अगर आप किसी भी बचत योजना के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो पीपीएफ से अच्छा ऑप्शन इस समय देश में कुछ भी नहीं है। 15 साल का फिक्स टाइम पीरियड है, आपकी जेब में 100 रुपए हो 100 रुपए जमा कर दीजिए, 1000 रुपए हो 1000 रुपए जमा कर दीजिए। धीरे छोटी छोटी बचत की जब आप आदत डालेंगे तो एक बड़ा अमाउंट आपको 15 साल के बाद मिल जाएगा। तो ये हो गई 43 की भी पूरी कहानी। 41 में हम लोगों ने सीखा राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू रिसीव फ्री पब्लिक असिस्टेंस। 42 में हम लोगों ने सीखा ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, एंड ऑफ मैटरनिटी रिलीफ। 43 में हम लोगों ने सीखा पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट एंड द लिविंग वेजेस ऑफ द वर्कर्स। तो इस तरीके से ये चर्चा हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, वरना आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में।